एक नगर में शमशाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन वह पहले दर्जे का कंजूस था। एक एक पैसा वह बहुत ही देखभाल कर खर्च करता था। शमशाद इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर में बने सीधे सादे कपड़े ही पहनता। उसके घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। सारा काम उसकी पत्नी को स्वयं ही करना पड़ता था। शमशाद के कोई संतान नहीं थी। उसे जहाँ कहीं भी जाना होता वह पैदल जाता। सभी लोग जानते थे कि वह बहुत ही धनी है, परंतु कंजूस है। लोगों ने उसका नाम मक्खी चूस रख छोड़ा था। वह जैसे तैसे जो भी कमाता उससे सोने के सिक्के बनवा लेता। शमशाद के घर के पीछे एक बहुत बड़ा बागीचा था। वहां वह रोज सुबह शाम सैर करने के लिए जाता था। उसी बगीचे के एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबाकर रखा हुआ था। जो भी दौलत वह इकट्ठी करता सोने के सिक्कों के रूप में उस मटके में डाल देता। शाम हो जाने पर वह घर में केवल एक ही दिया जलाता था। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में काम हो तो वही दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। शमशाद अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को नहीं बताता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का आभास ना था कि उसका पति इतनी दौलत इकट्ठी कर रहा है। वह समझती थी कि उसके पति का कारोबार बहुत ही मंदा है, इस कारण वह रूखा सूखा भोजन खा रहे हैं। शमशाद की पत्नी बेचारी बहुत ही सीधी सादी थी। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वो ये भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस मक्खी चूस के नाम से पुकारते हैं। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह नए नए कपड़े पहने, आभूषण बनवाए, लेकिन पति की आमदनी बहुत ही कम जानकर वह किसी भी चीज की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती तो शमशाद उसे फेंकने ना देता। वह उसी बचे हुए भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। कंजूसी का आलम यह था कि वह घर में जूते या चप्पल नहीं पहनता था। वह कहता था, जूते जितना कम पहनूंगा उतने ज्यादा समय तक साथ देंगे। घर में जूते चप्पल पहनने की क्या जरूरत है? बिना बात घर में पहनेंगे तो वो घिस जाएंगे। बाजार में नाई से बाल कटवाने जाता तो इतने छोटे बाल कटवाता ताकि कम से कम 6 महीने तक उसे नाई के पास ना जाना पड़े। घर के दरवाजों और खिड़कियों को तब तक बंद ना करता जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना होती। उसका विचार था कि बार बार दरवाजों को खोलने और बंद करने से दरवाजों के जोड़ घिस जाएंगे। शमशाद हर रोज पैसा बचाने और कंजूसी करने की नई नई तरकीबें सोचता रहता। वह सुबह शाम अपने बागीचे में टहलने जरूर जाता था। उसकी पत्नी सोचती कि शमशाद अपनी सेहत की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु शमशाद का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को गिन कर भी आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो जमीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखी हुई अशर्फियों को निहारता, फिर बंद करके चला आता। यह सिलसिला काफी समय तक चलता आ रहा था, परंतु एक दिन एक चोर ने बागीचे की दीवार से शमशाद सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते हुए देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और वह रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके की सारी अशर्फियां निकालकर 9-2-11 हो गया। सुबह को शमशाद चोरी की वारदात से बेखबर बागीचे में सैर करने के लिए पहुंचा। जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसका कलेजा धक्क से रह गया। जहां उसका मटका था वहां मिट्टी खुदी हुई थी और खाली मटका जमीन पर दिखाई दे रहा था। शमशाद ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी को और फिर पुलिस को इस बात की खबर दूं, परंतु पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह 2-4 कदम ही चला कि बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बागीचे में पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसियों की सहायता से शमशाद को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया।
हर रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने पत्नी को जब चोरी के बारे में बताया तो वह सुनकर हैरान रह गई। उसकी पत्नी भी धन की चोरी की बात सुनकर दुखी रहने लगी। शमशाद की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र घनश्याम उससे मिलने के लिए आया। जब उसने अपने मित्र को अपनी आपबीती सुनाई तो उसका मित्र समझ गया कि शमशाद की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करवा दिया। घनश्याम ने शमशाद से कहा, तुम जानते थे कि तुमने धन को कहाँ रखा है, यह बताओ कि तुम उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे। शमशाद बोला, अपने लिए। अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम अपने लिए तो धन खर्च ही नहीं करते थे। शमशाद बोला, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रहा था ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो यह धन मेरे काम आए, और यदि इसी बीच मुझे कोई संतान हो जाए तो संतान को मेरी संपत्ति और मेरा खजाना मिल जाए। घनश्याम बोला, जब तुम इस उम्र में धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरा कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा कोई धन चोरी हुआ है। जैसा रूखा सूखा तुम खाते थे वैसा ही खाते रहो, जैसे सादे कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनते रहो। शमशाद जल्दी से बात काटते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला ही गया, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? घनश्याम ने एक बार फिर से अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। मित्र, जिस धन का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं था वह बेकार ही था। अब वह धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के पास, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि चोर उस धन का अपने परिवार के लिए उपयोग करे। अब तुम यही सोचो कि वह धन वहीं मटके में रखा हुआ है, और यदि पहले जैसी ही जिंदगी बसर करना चाहो तो वैसी जिंदगी बसर करो। यदि तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से जितनी कमाई करो उसे अपने और भाभी के सुख के लिए खर्च करो। कल का क्या भरोसा? पहली बात तो यह कि तुम्हारे कोई संतान है ही नहीं। यदि हो भी जाए तो तुम उसके लिए धन को जोड़कर स्वयं को दुखी क्यों करते हो? संतान यदि लायक होगी तो खुद ही धन कमा लेगी, और मुफ्त में मिली हुई दौलत से तो संतान बिगड़ जाती है और उस धन को अय्याशी में बर्बाद कर देती है। शमशाद को अपने मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे समझ में आ गया कि जो मजा खर्च करने में है वह जोड़ कर रखने में नहीं है। इसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करके पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा। लुभाव नगर गांव में 4 मित्र रहते थे। उन चारों में सबसे खास थे ब्राह्मण भोजन भट्ट। हालांकि भोजन भट्ट उनका असली नाम नहीं था, लेकिन उनकी खाने पीने की हरकतों की वजह से ये नाम उन्हें मिल गया था। वैसे तो ये ब्राह्मण बड़े ही संकोची और डरपोक आदमी थे, परंतु खाने के मामले में उन्हें पेट फटने का डर भी नहीं सताता था और ना ही कोई संकोच करते थे। इतने भयंकर किस्म के पेटू थे ब्राह्मण भोजन भट्ट, परंतु दूसरों को भोजन करवाने में वे महाकंजूस थे। गांव में किसी भी ब्याह और शादी समारोह में जाते तो इतना खाते कि खाने के बाद उन्हें घर तक चलना भी भारी पड़ता था। तब उनका बेटा उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर ही घर पर पहुंचाता था। एक बार की बात है, भोजन भट्ट ने अपने बाकी तीनों मित्रों को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। वे तीनों मित्र हैरान थे, फिर भी उनके घर पर समय पर पहुंच गए। उनके घर पर भजन कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ तो भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए। बाकी तीनों मित्र वहीं पर बैठे रहे कि शायद बाकी लोगों के चले जाने के बाद भोजन भट्ट जी उन्हें भोजन करवाएंगे। मगर करीब 1.5 घंटा बीत जाने के बाद भी भोजन का कोई अता पता ना दिखा। तो एक मित्र ने पूछ लिया कि भोजन कब मिलेगा। उनकी बात सुनकर भोजन भट्ट जी बोले, भोजन? कैसा भोजन? तब मित्रों ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने सभी मित्रों को
भोजन पर बुलाया था, परंतु कंजूस भोजन भट्ट बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों को सुनने में भूल हो गई है। हमने तो आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था, आपने भजन को भोजन समझ लिया होगा। फिर थोड़ा ठहर कर बोले, आज मैं आपको भोजन करा ही नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे घर में भजन कीर्तन हुआ है, सो घर में खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। तीनों मित्र समझ गए कि कंजूस भोजन भट्ट उन्हें खाना ना खिलाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। खैर, वो तीनों वहां से निकल गए, परंतु उसी समय उन तीनों ने भोजन भट्ट को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिनों बाद वो तीनों मित्र ब्राह्मण भोजन भट्ट से अलग अलग मिले और उन्होंने रविवार वाले दिन दोपहर को अपने अपने घरों में भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन भट्ट ने तीनों जगहों पर खाना खाने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। एक दिन में दोपहर को 3 जगहों पर खाने की हिम्मत तो सिर्फ भोजन भट्ट ही कर सकते थे। खैर, उन्होंने बुधवार से ही अपने घर खाना छोड़ दिया था। रविवार को सुबह सवेरे वो अपने घर से निकल पड़े। चलने से पहले अपने बेटे को खास हिदायत दी कि देखो, आज मैं तीनों दोस्तों के घर पर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे बैलगाड़ी लेकर मेरे मित्र सरजू के यहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि तीनों के घर खाना खाने के कारण मैं चल नहीं सकूंगा। भोजन भट्ट जी अपने पहले मित्र श्यामल के यहाँ पर पहुँचे। उसने उन्हें बैठक में ठहराया और पानी हाजिर किया। भोजन भट्ट जी 4 दिन से भूखे थे, सो खाली पेट उनके पेट में चूहे उधम मचा रहे थे। भीतर रसोई से तवे पर कुछ तले जाने की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर भोजन भट्ट जी प्रसन्न हो रहे थे और इंतजार में थे कि कब वे पकवान उनके सामने हाजिर होंगे, परंतु भीतर कुछ बन रहा होता तब तो सामने आता। श्यामल की पत्नी खाली गर्म तवे पर पानी के छींटे मार रही थी। अचानक आवाज आनी बंद हो गई। भोजन भट्ट जी सतर्क होकर बैठ गए। तभी मित्र की पत्नी ने आकर सूचना दी, खाने का सब सामान बिल्ली ने जूठा कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां वगैरह लेने जा रही हूँ। ये सुनकर भोजन भट्ट जी के होश उड़ गए। उन्हें तुरंत दूसरे मित्र की याद आई। वो उसी समय उनके घर की तरफ चल पड़े। सारे रास्ते में वो अपने मित्र श्यामल और उसकी पत्नी को कोसते रहे। अभी वो रास्ते में ही थे कि उनका दूसरा मित्र उन्हें रास्ते में ही टकरा गया। वो बोला, अरे ब्राह्मण जी, मुझे सुबह श्यामल मिला था और उसने बताया था कि आपकी दावत उसके घर पर है, तो मैंने अपना कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। आपको भोजन करवाने का मौका मेरे हाथ से आज निकल जाएगा, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया। बेचारे भोजन भट्ट जी काफी देर तक भूखे पेट को पकड़े हुए अपने दोनों मित्रों को बुरा भला कहते रहे। फिर कुछ हिम्मत बटोरकर वो तीसरे मित्र सरजू के घर की तरफ चल पड़े। सरजू तो उन्हीं के इंतजार में बैठा था। वो तपाक से उन्हें घर के अंदर ले आया। सरजू ने कहा, अरे ब्राह्मण जी, मुझे पता लगा है कि बाकी दोनों मित्रों ने भी आपको भोजन का निमंत्रण दिया था। अब मैं आपके पेट के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकता। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी ने शरबत दिया। वो दोनों आंगन में आकर बैठ गए ताकि खुली हवा का आनंद ले सकें। आंगन में आकर भोजन भट्ट ने मरी हुई आवाज में कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ पर भोजन नहीं किया। मैंने फैसला लिया कि खाना मैं तुम्हारे घर पर ही खाऊंगा। तभी सरजू की पत्नी आई और बोली, देखिए, मैं जरा माँ के घर जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी, और फौरन वहां से चली गई। सरजू अरे सुनो तो चिल्लाता ही रह गया, परंतु पत्नी ने मुड़कर नहीं देखा। इधर भोजन भट्ट जी का हाल देखकर सरजू अवाक रह गया। वे बेहोश होकर आंगन में ही लुढ़क चुके थे। शाम को ठीक 5 बजे उनका बेटा सरजू के घर बैलगाड़ी लेकर आ पहुंचा और भोजन भट्ट जी को उसी हालत में बैलगाड़ी में लाद कर ले गया। वो पूरे रास्ते बड़बड़ाता रहा कि कहा था एक साथ 3-3 घरों में दावत मत खाना, पर यह किसी की सुनते ही कहाँ है।
इतना ठूस ठूस कर खा लिया है कि अब बेहोश हो गए हैं। परंतु असलियत तो ये थी कि भोजन भट्ट जी को कहीं पर भी भोजन ना मिला था। इसके बाद अपने घर पहुंचकर भोजन भट्ट जी को होश आया और उन्होंने भरपेट भोजन किया। उस दिन के बाद से भोजन भट्ट ने मुफ्तखोरी और कंजूसी से तौबा कर ली।